हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा सक्सेस क्लासेज वल्लभ नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक अपन क्या कर चुके हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 12th फिजिक्स के। ये रिवीजन क्लासेज चल रही है, यहाँ पे अपन क्विक रिवीजन करने की कोशिश में थे। अभी तक 3 ही चैप्टर रिवाइज हो पाए। अब बाकी बचे हुए जो चैप्टर्स हैं अपने 14 चैप्टर जल्दी ही अपन उनको कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो आज अपन लेके चल रहे हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है नाभिकीय भौतिकी। क्या नाम है? नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंदर अपन चीज़ें पढ़ेंगे नाभिक के बारे में कि नाभिक में क्या होता है, कैसे होता है। नाभिकीय भौतिकी संरचना यानी नाभिक की संरचना पढ़ेंगे कि नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है। नाभिक का आकार कैसा, कि मतलब आकार त्रिज्या क्या होती है नाभिक वगैरह की। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नाभिकीय भट्टी तथा नाभिकीय संलयन। ये टॉपिक्स जो है अपने को इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स रखे गए हैं और ये जो टॉपिक्स है इनको कोविड की वजह से हटा दिया गया है। हटाने वाले टॉपिक्स में नाभिकीय बल यानी इसको अपने को नहीं पढ़ना है, रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा रेज एवं इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, अर्धायु, माध्य आयु, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान के साथ इसका परिवर्तन। तो ये सब चीज़ें अपने को नहीं देखनी है इसके अंदर, क्योंकि ये कोविड की वजह से हटा दी गई है। ठीक है, तो अभी जो बची हुई चीज़ें हैं उनमें अपन देखेंगे। यहाँ पर इतनी चीज़ें अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, यानी इस चैप्टर में इतना सा मैटर बचा है तो सारा इम्पोर्टेंट हो गया। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो गई इस चीज़ की, तो सारा अपने को अच्छे से पढ़ना है। हर एक चीज़ यहाँ से, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं। आज अभी अपन देखेंगे नाभिकीय भौतिकी संरचना, कि नाभिक की संरचना किस टाइप से होती है, क्या होता है नाभिक के अंदर। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले चैप्टर के अंदर जब अपन चैप्टर पढ़े थे उसके अंदर रदरफोर्ड का अपन ने प्रयोग पढ़ा था। रदरफोर्ड का अपन ने प्रयोग पढ़ा था, तो उस प्रयोग के अंदर अपन ने क्या देखा था। रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, तो रदरफोर्ड ने बताया था कि अधिकतम तो क्या होते हैं, सीधे गुजर जाते हैं। उसने अल्फा कणों की बौछार कराई थी स्वर्ण पन्नी पे, तो क्या कहा था कि अधिकतम तो क्या होते हैं, सीधे गुजर जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और 8000 में से एक क्या होता है, टकरा करके अपने पथ पे वापस लौट आता है। ये 3 चीज़ें बोली थी रदरफोर्ड ने, और इनके आधार पे उसने एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष जो था, 3 निष्कर्ष थे, अपन एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष की बात करते हैं कि उसने क्या बोला था। उसने ये कहा था कि परमाणु का, किसका, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है, नाभिक के अंदर केंद्रित रहता है। किसके अंदर केंद्रित रहता है, मान लीजिए कि ये परमाणु है। ठीक है, इस परमाणु के अंदर मान लीजिए ये नाभिक है। तो उसने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि लगभग जो संपूर्ण द्रव्यमान है, पूरा द्रव्यमान नहीं बोला, क्या बोला भैया, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, कि लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है वो इस नाभिक के अंदर क्या रहता है, केंद्रित रहता है। ये मान लीजिए पूरा क्या है, परमाणु। अब उसने ऐसा कैसे बोला, उसने देखा कि भैया बाकी तो सीधे निकल रहे हैं, कुछ विचलित हो रहे हैं। जो नाभिक के जितना नज़दीक है उतना ही ज़्यादा विचलित हो रहा है, एक ही टकरा के आ रहा है। यानी नाभिक बहुत ही छोटी जगह है, और जो भी परमाणु सारा खोखला होता है अंदर से, तो सारा का सारा द्रव्यमान लगभग कहाँ केंद्रित हो गया, नाभिक पे। लगभग क्यों बोला, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इनकी तुलना में इसके द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसने कहा कि लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है, नाभिक में केंद्रित रहता है। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों की, इनका द्रव्यमान होता कितना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है आपको सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूं अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो m प्रोटॉन
और m न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की भी बात कर लेता हूँ। दोनों का लगभग लगभग क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन भारी होता है। 1.676262 इंटू 6231 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है रसगुल्लो, 1.67626231 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.674928 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है टाबरियों, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर मैं बात करने जाऊँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से द्रव्यमान किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का। कई बार क्या करते हैं, इनका सिंपल तरीके से यूज में ले लेते हैं। न्यूट्रॉन के लिए नॉर्मली यूज कई बार ले लेते हैं 1.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके लिए ले लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम कैलकुलेशन के अंदर। कई बार ये बोल दिया जाता है कि एम एन लगभग बराबर है किसके, एम प्रोटॉन के। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल लगभग बराबर है। आपको भी दिख रहा है 1.67 यहाँ तक सेम है, इसके बाद ही चेंज आ रहा है, तो ये कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, यानी लगभग लगभग दोनों क्या है, बराबर है। इन दोनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, तो ये द्रव्यमान यहाँ पर -31 है, इनका -27 में चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इनकी तुलना में होता है 1/1837 गुना। कितना होता है, 1/1837 गुना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1/1837 गुना होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इनकी तुलना में लगभग लगभग नगण्य मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, नगण्य। ठीक है, तो इसके बाद अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बता दिया नगण्य मान लिया जाता है। इसलिए रदरफोर्ड ने कहा कि लगभग लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है, नाभिक के अंदर। कहाँ केंद्रित रहता है, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के अंदर केंद्रित रहता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अगर अपन बात करने जाएं नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो यहाँ अगर अपन ये बात करने जाएंगे किसकी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज यानी प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो आवेश होता है +E। दोस्तों +E का क्या मतलब है, E का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यह है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि होता है माइनस में। प्रोटॉन का है +E का मतलब क्या है, प्लस में है, यानी कि प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे बराबर मात्रा में आवेश होता है और प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। क्या प्रकृति होती है मेरे प्यारे रसगुल्लों, विपरीत प्रकृति। कैसी प्रकृति, विपरीत प्रकृति। ठीक है, तो Me ये अपन ने बात कर ली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, इसलिए प्रोटॉन का अपन ने बोल दिया +E। तो दोस्तों न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का जो चार्ज है, न्यूट्रॉन का जो आवेश है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इस पे 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो यहाँ तक अपने को बातें समझ में आ गई। अरे ठीक है लक्कड़ बग्गों, बातें समझ में आ रही है आपको जो बताई जा रही है मेरे। तो देखो मेरे प्यारे टाबरियों, आगे अपन बढ़ते हैं। वल्लभनगर के कोने कोने से एकत्र करके लाए गए मेरे प्यारे प्यारे टाबरियों, आगे बढ़ के देखते हैं अपन कहाँ चलें। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अपन ने बात कर ली कि लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है, इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। इनके बारे में अपन ने तीनों के द्रव्यमान देख लिए। अगर तीनों में से द्रव्यमान की बात करें, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का, उसके बाद में किसका है, प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन आगे देखते हैं। आगे अपन यहाँ से क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पर जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं बाहर की ओर, और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये जो प्रोटॉनों की संख्या है, किसकी संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, इसे बोल देते हैं अपन Z से। किससे बता देते हैं, Z से, जिसे कहा जाता है परमाणु क्रमांक। यानी प्रोटॉन की संख्या किसको बताती है रसगुल्लों, परमाणु क्रमांक को। यानी प्रोटॉन्स की संख्या बताएगी परमाणु क्रमांक को, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर उपस्थित है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स।
क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उसको मैंने दर्शा दिया किससे? कैपिटल एन से। यानी यहाँ पर क्या हो गया? जो न्यूक्लियॉन्स है वो क्या हो गए? Z प्लस कैपिटल एन। और दोस्तों इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और इसको दर्शाते हैं ए से दर्शाते हैं। इसको बोल देते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों? द्रव्यमान संख्या। तो अब यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि पूरी की पूरी जो द्रव्यमान संख्या है वो कहाँ केंद्रित रहती है? नाभिक के अंदर रहती है। तो दो चीजें समझ में आई कि लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है? नाभिक के अंदर। और पूरी की पूरी जो द्रव्यमान संख्या है वो कहाँ केंद्रित रहती है? नाभिक के अंदर। जो नाभिकीय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो जो नाभिकीय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? न्यूक्लियॉन्स। तो देखिए प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है उसी के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हर जगह लागू नहीं होगा, केवल और केवल किसके लिए मेरे प्यारे रसगुल्लों? उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों क्या लागू होता है कि प्रोटॉन्स की जो संख्या है उतने ही क्या होते हैं उदासीन परमाणु में? इलेक्ट्रॉन। तभी तो परमाणु उदासीन होगा। कैसे? न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही 0 है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे समान चार्ज, विपरीत प्रकृति, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। इसीलिए तो यहाँ पर क्या हो गया? परमाणु उदासीन हो गया। तो उदासीन होगा तो ही प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर उदासीन नहीं है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कभी भी नहीं होगी। क्लियर है? अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन 5 परिभाषाएं देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषाएं हैं। 5 में से किसी भी परिभाषा को एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बिल्कुल 1 नंबर के क्वेश्चन में परिभाषा पूछ सकता है कि समस्थानिक को परिभाषित कीजिए, समभारिक को परिभाषित कीजिए, समन्यूट्रॉनिक को परिभाषित कीजिए। ऐसे किसी भी तरीके की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है और आप गलत करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली परिभाषा समस्थानिक। तो मेरे जिगर के टुकड़ों देखो समस्थानिक जो चीज़ है नाम से ही स्पष्ट है, समय स्थानिक। अरे भैया स्थान कहाँ पे? आवर्त सारणी के अंदर। क्या रहेगा? समान रहेगा। यानी आवर्त सारणी में एक ही जगह स्थित होंगे। एक ही जगह होने का मतलब सीधी सी बात है Z क्या होगा? सेम होगा। Z क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? सेम होगा। तो डिफरेंस किसका आएगा भैया? A जो है वो होगी इनकी अलग अलग। ठीक है, तो समस्थानिक की परिभाषा कैसे देंगे? ऐसे तत्व जिनके लिए Z क्या हो? सेम हो, यानी परमाणु क्रमांक सेम हो, तथा A यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं? आवर्त सारणी में एक ही जगह पर स्थित होते हैं। आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होते हैं भैया? एक ही जगह स्थित होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं सिंपल सा, इसका एग्जाम्पल से देखेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका सबसे प्यारा एग्जाम्पल कौन? हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। यहाँ से अपन बात करने जाएंगे तो इस 1H1 में प्रोटॉन बराबर कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितना है इसमें? 1 प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता है इसको अपन किससे लिखते हैं? परमाणु को लिखने का तरीका, परमाणु को लिखने का तरीका होता है ना दोस्तों ऐसे कि Z यहाँ लिख दिया अपन ने, A यहाँ लिख दिया। या अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? X से में मान लो X उसका प्रतीक है, किसी भी परमाणु का क्या है? प्रतीक मान लो X है, तो अपन Z यहाँ उसके पैरों में दिखाएंगे, A को यहाँ दिखाएंगे। या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे
ऐसे इसको दिखाया जा सकता है। तीनों के तीनों ही क्या है, सही है। यानी यहाँ पर जो दिखाया गया है वो कौन है, प्रोटॉन, यानी कि कौन है, Z। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, आपको अच्छे से पता है कि अपन ने अभी पीछे देखा था न्यूट्रॉन कि यहाँ से Z प्लस N बराबर था A, यानी N बराबर हो गया A माइनस Z। ठीक है भैया, तो n बराबर यहाँ अपन बात करें a माइनस जेड, तो ये 1 माइनस 1 यानी 0। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ गई है भैया, पूरी आवर्त सारणी के अंदर एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन है ही नहीं। कौन है, हाइड्रोजन। भैया न्यूट्रॉन एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है, न्यूट्रॉन नहीं है, किसके पास, हाइड्रोजन के पास। आपको पता है आवर्त सारणी का आवारा तत्व है और इसके पास न्यूट्रॉन भी नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इसके पास कितना है, 0 है। यहाँ से देखिए इसके बाद आगे इसमें प्रोटॉन आपके 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। यहाँ पे प्रोटॉन बराबर 1 है और न्यूट्रॉन भी क्या है, 2 है। तो यहाँ समस्थानिक में एक चीज़ और अपने सामने निकल करके आई है कि प्रोटॉनों की संख्या समस्थानिकों के लिए क्या होती है, समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, समान होती है। अरे समान होनी है, प्रोटॉन किसको बताते हैं, Z को। Z क्या है, परमाणु क्रमांक, जिसकी परिभाषा में परमाणु क्रमांक ही समान है तो प्रोटॉन भी तो समान ही होंगे। इस तरीके से समस्थानिक कंप्लीट। एक खास बात यहाँ पे समस्थानिक, अब देखो समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन है, ये है, आवर्त सारणी में एक ही जगह स्थित है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भैया, सेम होगा। ये भी 1s1 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 सबके सेम होंगे, यानी इनके टाबरियों रासायनिक गुण क्या होंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे, इनके सेम होंगे। रासायनिक गुण क्या होंगे भैया, समान होंगे। रासायनिक गुण अगर समान होंगे इनके, तो क्या इनको अपन रासायनिक विश्लेषण से अलग कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो अपन इनको रासायनिक विश्लेषण से अलग नहीं कर पाएंगे भैया। रासायनिक विश्लेषण से इनको अलग कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होते हैं और उसी के आधार पे ये क्या दर्शाएंगे, अपने रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण सेम हो गए तो रासायनिक विश्लेषण से कैसे अलग करोगे, समान क्रियाएं दिखाएंगे तो सभी से, तो अपन अलग इनको नहीं कर सकते हैं। तो टाबरियों इनके जो भौतिक गुण हैं, क्या रहे, भौतिक गुण, वो समान भी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो इनको अलग कैसे करेंगे, इनको अलग कर सकते हैं, देखो एक चीज से। किससे अलग कर सकते हैं, यहाँ पर इनको अपन अलग कर सकते हैं, किससे भैया, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति से। किससे अलग कर सकते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से। किससे अलग कर सकते हैं इनको अपन, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से। कैसे अलग कर सकते हैं, देखो द्रव्यमान इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, द्रव्यमान तीनों के अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या तीनों की क्या है भैया, अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो अपन इसको द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, क्या बोल दिया भैया, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, इससे अपन इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो समस्थानिकों को अलग करने की अगर तरीका पूछ ले तो कौन, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से अपन इनको अलग कर सकते हैं। रासायनिक गुण सेम होते हैं इसलिए रासायनिक विश्लेषण से अलग नहीं किए जा सकते। तो समस्थानिक एक बार फिर से बता देता हूँ कि Z सेम होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, यानी परमाणु क्रमांक सेम होता है, आवर्त सारणी में इनकी जगह समान होती है। परिभाषा कैसे भी लिख सकते हो, दोनों तीनों तरीके से, कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल आपकी बुक में ऑक्सीजन के लिए भी दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है भैया, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन आपको पता है परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है, 16, 17 और 18। यहाँ से अगर आप देखने जाओगे तो इसके लिए प्रोटॉनों की संख्या सब जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, P बराबर 8 रहेगा तीनों जगह पे। ठीक है मेरे रसगुल्लों, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे 8 है, न्यूट्रॉन यहाँ पर 9 है, न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना है भैया, 10 है। तो ये हो गया किसका समस्थानिक, ऑक्सीजन का समस्थानिक। तो दोनों समस्थानिक का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है कि समस्थानिक का कोई एक एग्जाम्पल लिखिए, तो ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, जो आपकी मर्जी हो वो लिख दो। और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं समस्थानिकों के। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं भैया, समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, समभारिक की। किसकी बात करेंगे, समभारिक।
तो नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे टावरियों, समभारिक। ठीक है, समभारिक आइसोबार। क्या है भैया, आइसोबार है। तो आइसोबार मतलब समभारिक, सीधी सी बात है, अपने को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। आइसोबारिक यानी ए का मान क्या होगा भैया, सेम होगा। तो इनका अलग क्या होगा भैया, इनका अलग होगा Z, यानी परमाणु क्रमांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। परमाणु क्रमांक इनके हैं अलग अलग, लेकिन ए का मान रहेगा सेम। इसका एग्जाम्पल मैं आपको प्यारा सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन 6 और ये कार्बन 14, नाइट्रोजन 7 और ये नाइट्रोजन 14। ये जो एग्जाम्पल है ये समभारिक का है। यहाँ पे आप देखिए, इसमें क्या देख पाएंगे आसानी से कि 14 14 सेम है, यानी ए का मान क्या है, सेम है, लेकिन Z यहाँ पर क्या है भैया, डिफर है, अलग अलग है Z। यहाँ पे अगर अपन देखने जाएं प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7। यानी मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि परमाणु क्रमांक के साथ साथ इनके प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है, अलग अलग है। चलिए फिर आगे यहाँ पे बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन्स की। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स अपने रह रहे हैं कितने भैया, 8। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन्स कितने रह रहे हैं, 7। यानी इनके लिए न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग आ रही है, वो कोई मैटर नहीं है। अपने मेन ध्यान ये रखना है कि ए सेम होता है, Z डिफर होता है। ठीक है भैया, हो गए कौन, समभारिक। समभारिक के लिए अगर अपन एक बात देख लेते हैं कि द्रव्यमान इन दोनों के सेम है। मुझे एक बात बताओ, दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है। परमाणु क्रमांक अलग है तो बताओ ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आप कह रहे हो कि बिल्कुल है, तो मैं बात करता हूँ कि अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग है तो बोलो रासायनिक गुण अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो रासायनिक गुण इनके क्या है, रासायनिक गुण, कौन से गुण भैया, रासायनिक गुण इनके क्या है, भिन्न भिन्न है। क्या है मेरे प्यारे टाबरियों, भिन्न भिन्न। रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है तो आप आसानी से बोल दोगे कि इनको रासायनिक विश्लेषण से अलग किया जा सकता है, इनको अलग किया जा सकता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी द्वारा। तो बताओ दोनों के द्रव्यमान संख्या सेम है कि नहीं है, तो इससे पता कर पाओगे क्या, बिल्कुल आप इससे पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो समभारिक यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गया। समभारिक की परिभाषा लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे अलग दो अलग अलग तत्व जिनके लिए परमाणु भार क्या हो, समान, या द्रव्यमान संख्या क्या हो, एक समान हो, और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग, या परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। दो अलग अलग तत्व तो परमाणु क्रमांक अलग अलग ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कौन, समभारिक। अब अपन बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक। किसकी बात करेंगे भैया, समन्यूट्रॉनिक। नाम से स्पष्ट है कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो भैया, समान हो। किसकी संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की। तो नंबर 3 है समन्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, समन्यूट्रॉनिक। तो इसके लिए अपन सीधी सी बात बोलेंगे, कौन सेम होगा, n सेम होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे रसगुल्लों Z और A और Z दोनों के दोनों क्या होंगे भैया, डिफर होंगे। काहे, अरे A सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, समभारिक। Z सेम हो जाएगा तो समस्थानिक। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, डिफर होने चाहिए। और n क्या होने चाहिए, सेम, तभी क्या बनेगा, समन्यूट्रॉनिक। अरे क्या बनेगा, समन्यूट्रॉनिक। तो देखिए भैया, समन्यूट्रॉनिक के अंदर अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, एग्जाम्पल अपन देखने जाएंगे। एग्जाम्पल अगर अपन समन्यूट्रॉनिक का देखेंगे तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, कार्बन की और नाइट्रोजन की। 7 नाइट्रोजन 14, कार्बन 6 हो जाएगा और ये 13। ये जो आपस में बनेंगे क्या बनेंगे भैया, समन्यूट्रॉनिक बनेंगे। तुम कहोगे समन्यूट्रॉनिक कैसे बनेंगे, बना के बताओ हमें। तो चलो बना के बता देता हूँ। तो प्रोटॉन बराबर 6, तो ये प्रोटॉन बराबर 7। न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे भैया, 13 - 6 तो कितने बचेंगे, 7। 14 - 7 तो कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन यहाँ हो जाएंगे 7।
तो देख लो रे, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो इनको, चश्मा लगा के चश्मा उतार के जैसे देखना है वैसे देख लो रे। दोनों के कितने आ रहे हैं न्यूट्रॉन, बराबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 7-7 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 7-7, कितने, हम 7-7 है, कितने हैं, 7-7, तो 7 इसका 7 इसका, 7 दोनों का, 7 दोनों का आया तो कौन आया रे, न्यूट्रॉन सेम आया, दोनों का न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन सेम होते इनको क्या बोल दिया भैया, सम न्यूट्रॉनिक। एग्जाम में परिभाषा पूछ सकते हैं भैया सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पर। अब एक चीज और बताओ, इनके परमाणु क्रमांक समान है क्या, बिल्कुल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होंगे मतलब कि इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो क्या इनको रासायनिक विश्लेषण से अलग किया जा सकता है, इनको कभी भी रासायनिक विश्लेषण से अलग नहीं किया जा सॉरी रासायनिक गुण अगर इनके अलग अलग है तो इनको रासायनिक विश्लेषण से बिल्कुल अलग अलग किया जा सकता है, बिल्कुल इनको रासायनिक विश्लेषण से अलग अलग किया जा सकता है। रासायनिक गुण अलग अलग है तो रासायनिक गुण अलग अलग रासायनिक विश्लेषण से पता चल जाएगा। 13 और 14, इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा भी इनको अलग किया जा सकता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। क्लियर है। तो अभी तक अपने हो चुकी है 3 परिभाषाएं, 2 परिभाषाएं और बाकी है। अब है अपने पास कौन, दर्पण नाभिक। अरे कौन रे, दर्पण नाभिक। दर्पण नाभिक कौन सा नाभिक होता है, ऐसा नाभिक जो दर्पण लेके बैठा होता है, क्या कहलाता है, दर्पण नाभिक। फिर उसमें आप देख के अपने बाल बनाते हो रे, ऐसा नाभिक जो क्या बैठा हो, दर्पण लेके बैठा हो, क्या कहलाता है, दर्पण नाभिक। अरे लिख मत देना, ऐसा एग्जाम में मारे जाओगे वरना नंबर कट जाएंगे रे। कौन सा नाभिक, दर्पण नाभिक, दर्पण नाभिक। मिरर न्यूक्लियाई, कौन सा न्यूक्लियाई रे, मिरर न्यूक्लियाई। चलिए भैया, तो दर्पण नाभिक के अंदर देखते हैं। दर्पण नाभिक बड़ा खतरनाक होता है। दर्पण नाभिक में क्या होता है भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ पर Z क्या होगा, डिफर होगा, A क्या होगा, डिफर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या होगी, ये दोनों डिफर होए ना होए, इनसे सबसे खास बात, ये दोनों तो डिफर होने ही चाहिए, क्योंकि Z सेम हो गया तो समस्थानिक, A सेम हो गया तो संबारिक, तो ये दोनों तो डिफर होने चाहिए। यहाँ क्या खास बात होगी, मान लीजिए जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ किसकी, बेरिलियम की, और किसकी बात कर लेता हूँ, लिथियम की बात कर लेता हूँ। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 4, और यहाँ पर लिख देता हूँ 7। लिथियम का होता है 3, और यहाँ पर लिख देता हूँ 7। तो देखो टाबरियों, अगर अपन इसको आगे समझने जाएंगे तो अभी पता चल जाएगा कि दर्पण प्रतिरूप क्या होता है। आपको सिंपल सी एक चीज़ पता है, दर्पण में जब अपन देखने जाते हैं कि ये मेरा लेफ्ट है, तो दर्पण में क्या हो जाता है, वो राइट, और राइट उसमें क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात सबको पता है, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। तो यहाँ भी अदला बदली हो रही है, क्या हो रही है, अदला बदली। तो बताओ प्रोटॉन बराबर कितने हैं, 4, प्रोटॉन बराबर कितने हैं, 3, न्यूट्रॉन बराबर कितने हैं, 3, तो न्यूट्रॉन इधर कितने हैं, 4। समझ गए होंगे आप। कैसे समझे कि भैया जो इसके प्रोटॉन है वो इसके कौन है, न्यूट्रॉन है, वो इसके कौन है, न्यूट्रॉन है, और जो इसके न्यूट्रॉन है वो उसके क्या है, प्रोटॉन है। यानी इसके न्यूट्रॉन और उसके प्रोटॉन सेम, इसके प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन सेम। समझ गए बात को। यानी कि ये कंडीशन होती है, वो होता है दर्पण नाभिक। परिभाषा कैसे याद रखेंगे कि ऐसे 2 अलग अलग परमाणु जिनके लिए Z तो डिफर है, A डिफर है, ये दोनों चीज़ तो अलग अलग है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, तथा उन एक परमाणु का प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर है तथा दूसरे के प्रोटॉन पहले के न्यूट्रॉनों के बराबर है। तो ऐसे नाभिक क्या कहलाते हैं, दर्पण नाभिक कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है रे। अरे टाबरियों टेंशन मत लो, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी कौन है रे, मांझी है। साला तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, पहाड़ को नहीं रे, एग्जाम के सिलेबस को तोड़ना है रे। ठीक है भैया। नंबर 5, नंबर 5 कौन है, नंबर 5 है समावयवी। नंबर 5 होंगे समावयवी।
तो भैया जो समावयवी होता है ना उसके लिए Z भी सेम होता है, A भी सेम होता है, सब कुछ सेम होते हैं। तो फिर कि मास्टर अलग क्या होता है, सब कुछ ही सेम हो गए तो फिर अलग क्या है? अरे बिल्कुल टाबरियों, अलग होता है इनके लिए अलग होता है इनके रेडियो एक्टिव गुण। क्या अलग होते हैं इनके? रेडियो एक्टिव गुण। इनके रेडियो एक्टिव गुण यानी इनके रेडियो सक्रियता के जो गुणधर्म है वो क्या होते हैं? अलग अलग। आप कहोगे ये रेडियो एक्टिव गुणधर्म क्या क्या है? जैसे मान लो कि इनकी अर्धायुकाल अलग अलग हो। इनकी क्या चीज़ अलग अलग हो भैया? अर्ध आयुकाल अलग अलग हो दोनों का। ठीक है, मान लो इन दोनों की नाभिकीय ऊर्जाएं अलग अलग हो। क्या अलग अलग हो भैया? नाभिकीय ऊर्जाएं इन दोनों की अलग अलग हो, अर्धायुकाल अलग अलग हो। तो ये सब जो अलग अलग दर्शाएंगे वो क्या होंगे? समावयवी। जेड और एक दोनों क्या रहेंगे इनके लिए? सेम रहेंगे। जेड सेम तो समस्थानिक, ए सेम तो समबारिक, न्यूट्रॉन समान तो समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें दर्पण नाभिक क्या होते हैं? इसके प्रोटॉन उसके न्यूट्रॉन, उसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन बराबर होंगे, दर्पण हो जाएगा। समावयवी हो जाएगा। रेडियो एक्टिव गुणधर्म वाले कौन से? इनके जेड और ए तो सेम रहेंगे लेकिन अर्धायुकाल या नाभिक की ऊर्जाएं ये सब क्या रहेगी इनकी? अलग अलग रहेगी। क्या रहेगी भैया? अलग अलग रहेगी। ठीक है भैया, कंप्लीट है यहाँ तक? तो ठीक है, अभी इसके लिए काफ़ी है इतना। अगले वीडियो के अंदर अपन इसके आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, ख़त्म।